हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो अब हम आज जो है अपना इनकम टैक्स की क्लास हमारी चल रही थी हमारे चैनल पे। काफ़ी दिनों से उस पर हमने कोई क्लास नहीं अपलोड की थी। आज हम ये इनकम टैक्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो है डिस्कशन किया था, उसमें काफ़ी कुछ हमने आपको बताया था। उन सभी को आप बच्चों ने नहीं देखा है, उसे आप जो है जाके अपना उसे रिवाइज पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स हमने बताए हैं कि पर्सन्स क्या होते हैं, एसएससी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। काफ़ी कुछ हमने उसमें आपको बताया है। ठीक है, जब आप उसको समझ लेंगे तभी आपको ये नेक्स्ट चैप्टर क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस ये स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में। मैं आपको बताया था कि जो हमारे हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा ये हमारा सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में हमें क्या क्या होता है, हमारी इनकम पर टैक्स लगता है। ठीक है, और ये इनकम पर टैक्स हमारे किस लॉ के अकॉर्डिंग लगता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और ये चेंजेस किसके थ्रू होते हैं, फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइनेंस बिल हर साल जो है आपके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और इसका प्रोसेस आपको बताया था हमने कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, जब उसके फाइनेंस बिल के जो प्रोविजंस है वो मान लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में पास हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है। और वो जो है हर साल फाइनेंस एक्ट जो है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ऐड होता रहता है, हर साल जो भी इसमें चेंजमेंट आती है। ठीक है, और इसकी डीप नॉलेज हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के कई वीडियोस अपलोड किए, उसमें हमने दिया है। ठीक है, वो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हमें ये पढ़ना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम जो इंडिया में टैक्स, जो इनकम टैक्स हम पे होगा वो इंडिया में होगा, तो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, जो भी है, वो हमारे इंडिया में यहाँ पे रेसिडेंस यहाँ का था या नहीं था इस प्रीवियस ईयर में। ओके, और उसके बाद ही हम उसकी जो है टैक्स पर जो है इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 टॉक अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जो इनकम टैक्स एक्ट का जो है सेक्शन 6 है, ये हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन मीन्स दैट वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इन इंटाइटल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया और नॉट। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का हमारा पर्पस क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कि ये जो पर्सन है वो इंडिया में इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का हमें आंसर पाने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि वो इस जो हमारा पर्सन है, इंडिविजुअल है, टैक्स पेयर है या एसएससी है, प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट था, हमारे इंडिया में रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होगा रेसिडेंस और दूसरा होगा नॉन रेसिडेंस। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे सिटीजनशिप एक अलग चीज़ है। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, वो नॉन रेसिडेंशियल हो सकता है। ठीक है, और जो आपके जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, फॉरेनर है, वो भी रेसिडेंट हो सकता है हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, उसी को हमें पढ़ना है, और उसी से हम जानेंगे कि कौन सा पर्सन किस ईयर में रेसिडेंट है, किस ईयर में नहीं रेसिडेंट है। ठीक है, तो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन मान लीजिए एक ईयर में तो रेसिडेंट था और दूसरे ईयर में नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कोई भी पर्सन हमेशा रेसिडेंट नहीं हो सकता है और हमेशा नॉन रेसिडेंट भी नहीं हो सकता, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू
उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी जो हम अभी आपको आगे बताएंगे, जो हमारे सेक्शन 6 में कुछ जो है कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस से उनकी उसका क्या किया जाता है, उस कंडीशन से मैच किया जाता है कि वो पर्सन, वो बंदा इन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फुलफ़िल कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस का हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। तो किसी भी पर्सन को इंडिया में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं है, इस चीज़ का पता करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस को पता करना होता है। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई इनकम कम गेन कर रहा है तो केवल इंडिया में कर रहा है, बाहर भी कर सकता है। ठीक है, या बाहर का जो फॉरेनर है वो फॉरेन में भी कमा रहा है और इंडिया में भी कमा रहा है। ठीक है, तो जो कमा रहा है, तो क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लोग जो है बिजनेस अपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, कई कंट्रीज़ में आप चलाते हैं। तो यहाँ पे हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का पर्पस सिर्फ ये है कि वो इनकम जो है, इनकम, उस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इतना आप समझ गए होंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता करना होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए जो है इंडिया में वो पर्सन इंटाइटल है या नहीं है। और रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप एक अलग अलग चीज़ है। ठीक है, नागरिकता अलग चीज़ है, निवासी स्थिति अलग चीज़ है। एक नागरिक जो सिटीजन है वो रेसिडेंशियल भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंशियल भी हो सकता है, और एक फॉरेनर है वो रेसिडेंशियल भी हो सकता है, फॉरेनर भी रेसिडेंशियल हो सकता है। ठीक है, और जो सिटीजन है हमारे इंडिया का वो भी क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 6। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन प्ले ए विटाल रोल इन द पर्पस ऑफ द लेवी ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज, ठीक है, क्यों जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इनकम टैक्स को लेवी करने में। ठीक है, लगाने में, बिकॉज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्स द टैक्स बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल ऑफ ए पर्सन। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही जो है उस पर्सन पर टैक्स लगाता है। ठीक है, अलग अलग इनकम जो है अलग अलग व्यक्ति की रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर जो है टैक्सेबल होंगी। ठीक है, तो इफ़ ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट एट द एंड ऑफ द डे ही कैन बी ए नॉन रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कोई व्यक्ति अगर सिटीजन है इंडिया का लेकिन वो अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो नॉन रेसिडेंस भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो आपके नॉन रेसी सॉरी, तो मैं थोड़ा सा नोट ऐड करना था इस वजह से, चलिए बाद में देखते हैं। रेसिडेंशियल ऑफ ए पर्सन प्ले विटाल रोल इन पर्पस ऑफ द लेवी ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्स द टैक्स बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। If a person is a citizen of India but at the end of the day he can be non-resident of financial year, मतलब एक जो सिटीजन है वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है और जो फॉरेनर है वो रेसिडेंट भी हो सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो वाइस वर्सा, लाइक ए फॉरेनर कैन बी सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो कोई भी जरूरी नहीं है कि जो आपका जो सिटीजन है वही रेसिडेंशियल होगा, फॉरेनर भी रेसिडेंट हो सकता है। बस क्या करना है उसे, एक वो अपनी कंडीशन जो है उसे फुलफिल करनी है। ठीक है, कंडीशन फुलफिल करनी होती है। वाइल द रेसिडेंशियल पर्टिकुलर country if he is living in India for a particular time period and that period is fulfill the criteria for the resident of India then he can be taxable in India। ठीक है, तो जो भी अभी हम आपको आगे कंडीशंस बताएंगे शर्त यह है कि वो कंडीशन
फुलफ़िल कर रहा हो फॉरेनर, ठीक है। जब वो फुलफ़िल कर रहा होगा तो वो रेसिडेंशियल हो जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का, और वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा। While the residential status of individual company a firm is determined in a different way, ठीक है। तो जो हमारी कंपनी है, ठीक है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, इन सभी के रेसिडेंशियल स्टेटस को हम अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ईच वन हैज़ ए डिफरेंट टाइम पीरियड फॉर द डिटरमाइन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। इसके लिए सबके लिए अलग अलग तरीका है जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, जो रेसिडेंशियल होती है, रेसिडेंट होगा वो दो टाइप का होगा। एक तो होगा रेसिडेंट, एक होगा रेसिडेंट और दूसरा होगा नॉन रेसिडेंट। दो टाइप के मानी निवासी स्थिति दो प्रकार की होती है, एक होती है रेसिडेंशियल, एक होती है नॉन रेसिडेंशियल, ठीक है। रेसिडेंशियल का मतलब होता है निवासी है, मतलब इस प्रीवियस ईयर में या इस असेसमेंट ईयर में हमारा जो करदाता है, एसएससी है, इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, वो रेसिडेंट मानी जाएगी। और नॉन रेसिडेंट का मतलब अनिवासी, ठीक है। तो रेसिडेंट की इनकम पर टैक्स लगेगा और नॉन रेसिडेंट की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमारी जो है अभी कंडीशन है वो हम आपको बताएंगे। वाई रेसिडेंशियल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट? वी आर लिविंग इन सोसाइटी सच ए सोसाइटी वेयर वी डू नॉट लाइक द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग, ठीक है। तो हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम कोई चीज़ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे शेयर करने से मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी इनकम जो है तो हम अपनी इनकम पर ही टैक्स देना पसंद करेंगे, किसी और की इनकम पर टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे। या और कोई बंदा है वो हमारी खुद की इनकम पर वो टैक्स पे नहीं करना चाहेगा। तो इसी को लेते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए रेसिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है। वी ओनली थिंक अबाउट द इंडिविजुअल, वाई वी शुड थिंक ऑफ ए सोसाइटी ऑफ ए लार्ज। हम केवल इंडिविजुअली नहीं, हमें यहाँ पे सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए भी चलना होता है, ठीक है। दैट्स वाई वी ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज़ टू नॉट शेयर ओन हार्ड मनी टू द गवर्नमेंट। तो जो है हम लोग क्या चाहते हैं कि हम ये अपनी जो हमारी इनकम है हमारे पास रहे, हम किसी को नहीं देना चाहते हैं, ना ही टैक्स के रूप में, ना किसी अन्य किसी रूप में, और ना ही हम अपनी जो है किसी और के पैसे पे टैक्स पे करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है टू पे द टैक्स। क्यों टैक्स पे करना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ ऑफ नेशन। तो गवर्नमेंट जो हमको फैसिलिटीज़ देती है वो कहाँ से देती है? हमसे ही लेके हमको ही देती है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है वो अपने लिए नहीं ले रही है, हमारे लिए ले रही है, पब्लिक के लिए ले रही है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ले रही है। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था। बिकॉज द मनी विच वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ओन डेवलपमेंट। जो भी मनी हम पे कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, चाहे कोई भी इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, आगे भी पढ़ेंगे आप जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, पहले तो अलग अलग टैक्स थे, अब उन सभी को जोड़ के एक बना दिया गया जीएसटी, ठीक है। तो ये सारे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए हमारे लिए जो है रेसिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी पता नहीं चला कोई फॉरेनर आया, यहाँ इनकम उसने जनरेट की और चला गया और हमने पता ही नहीं है वो रेसिडेंट है या नहीं है, तो हम उसकी इनकम पे टैक्स लगाया नहीं, तो जो है क्या होगा? लॉस होगा इकोनॉमी का। तो इस पर्पज़ से जो है रेसिडेंशियल स्टेटस को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट टैक्स अकॉर्डिंग टू द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें ये रूल है कि रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल पर टैक्स लगाया जाएगा। तो इसलिए हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ये हमने आपको पहले भी बताया था। एज पर द डिपेंडिंग स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, तो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में रह रहा है या नहीं रह रहा है, रुक रहा है, स्टे का मतलब रुक रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए रुक रहा है,
उस चीज़ को हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ये कैलकुलेट किया जाता है कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस किसका, इंडिविजुअल का या पर्सन का या जो भी एसएससी है। ठीक है, तो ये हमने बताया था आपको 2 टाइप का होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, एक होता है रेसिडेंट एसएससी और एक हुआ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट एसएससी का मतलब होता है निवासी है, जो बंदा है जिसके लिए ये बताया जाएगा कि ये रेसिडेंट है तो वो भारत का निवासी माना जाएगा उस टाइम पीरियड के लिए। और नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, अनिवासी, मतलब वो यहाँ का निवासी नहीं है, निवास नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं, नागरिकता एक अलग चीज़ है कि वो भारत का नागरिक है, ठीक है, या नहीं है, वो अलग चीज़ है। रेसिडेंशियल स्थिति एक अलग चीज़ है, मतलब निवास स्थिति, निवास करने की तिथि या पीरियड या टाइम आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड अभी हम आपको बताएंगे, रेसिडेंशियल होने के लिए कौन सी टाइम पीरियड या कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करना होगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए कौन कौन से जो है हमारे क्या कह सकते हैं क्राइटेरिया या कौन कौन से कंडीशन हैं। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस हमारी 2 टाइप्स की होती है, पहला रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट मतलब निवासी और नॉन रेसिडेंट का मतलब अनिवासी। ठीक, रेसिडेंशियल एसएससी को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, तो पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस को क्लासिफाई किया रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में, उसके बाद ये जो रेसिडेंट है ये फर्दर हमारा क्लासिफाई हो गया 2 में, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशंस हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हमारी निवासी स्थिति 2 टाइप की होती है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट को फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो इस टाइप से इन सभी को जो है हम लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइप की रेसिडेंशियल स्टेटस होती है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विल कवर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एज वेल एज हिज या हर प्रीवियस ईयर ऑफ स्टे। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसी पर्सन की निकालते हैं वो क्या प्रीवियस ईयर का निकालेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि इनकम, कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे। कब लगता है, असेसमेंट ईयर में। इसी तरह से जो हमें क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर की रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करना होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए या असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी 3 टाइप्स की कैटेगरी हो गई रेसिडेंशियल। पहला रेसिडेंट, फिर रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, और तीसरा नॉन। ठीक है, रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब हो गया रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, और तीसरा आपका थर्ड कंडीशन आ गई नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशंस के लिए अलग अलग अभी हम आपको बताएंगे, जो क्या बताएंगे, इसकी क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल द फर्स्ट स्टेप टू असर्टेन वेदर ही इज रेसिडेंट। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होता है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कोई भी पर्सन उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपको पता चल गया कि जो है पर्सन वो है नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, हटा दिया, मामला ख़त्म, आगे हमें कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। नॉन रेसिडेंट है यानी इसकी इनकम पे हमें टैक्स जो है कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको पता चला कि ये रेसिडेंट है, ठीक है, पता कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशंस हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्या है, बंदा क्या है, रेसिडेंट है, निवासी है हमारे देश में इतने टाइम पीरियड में, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होता है कि वो ROR है या RNOR है, यानी कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब देखिए आपको जो है कंडीशंस हम आपको बताएंगे अब। ठीक है, यहाँ से बताते हैं। ठीक है, इसमें आप इस टेबल में अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले आपको अपनी तरीके से समझा दें, फिर आप ये टेबल देखिएगा।
ठीक है। तो जो हमारी कंडीशंस हैं, कंडीशंस जो हमारी रेसिडेंट के लिए हैं वो कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन इंडिविजुअल जो है, अभी हम आपको इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस बता रहे हैं। ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है उसके लिए क्या है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में हमारे क्या है, कुछ कंडीशंस दिए हैं। कंडीशन यहाँ 2 टाइप के होंगे, बेसिक कंडीशन, उसके बाद आपके एडिशनल कंडीशन। ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना है कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। ठीक है। जो कि हमारे कौन से सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है। अभी हम आपको इंडिविजुअल का बता रहे हैं केवल। आप ये ध्यान रख के चलो कि एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है। तो सेक्शन 6 और सबसेक्शन 1 में 2 कंडीशंस दिए हैं जिसको फुलफिल जो भी बंदा करेगा, जो भी व्यक्ति करेगा, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा, निवासी या रेसिडेंट। ठीक है। अब ये पहले 2 कंडीशन जान लीजिए। ठीक है। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन। ठीक है। तो ये जो 2 कंडीशन दिए गए हैं इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर वो व्यक्ति पूरा कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी ना करे तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है। शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है, इफ़ ही या शी स्टे इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, जिसमें हमने कमाया है, इनकम जनरेट की है, फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो उस प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 180 डेज जो है उसने इंडिया में रहा हो। ठीक है। 182 डेज रहा हो या इससे मोर देन रहा हो। ठीक है। 182 से मोर देन कहाँ रहा हो, इंडिया में। ठीक है। इफ़ ही सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, ठीक है, ऑफ दिस 2 कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, और अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी इंडिया फॉर 180 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है। जो हमारा प्रीवियस ईयर है, ये फाइनेंशियल, यहाँ पे जो ईयर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर का मतलब है यहाँ पे जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, इसको हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या, मान लीजिए आपको जो है आपकी इनकम, आपका असेसमेंट ईयर 2019-20 है। ठीक है। 1920 है। तो ये कब स्टार्ट होगा हमारा, 1 अप्रैल से लेके 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो इसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा, 1819। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होगा इसके ठीक पहले का, यानी कि 1819 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो जब भी हम ये निकालते हैं, जब हमें जो इनकम टैक्स पे जो हम कब कैलकुलेट करते हैं, असेसमेंट ईयर में। ठीक है। असेसमेंट ईयर में, तो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर की इनकम पे ही हम टैक्स पे कब करते हैं, जो है हमारी असेसमेंट ईयर में। ठीक है। तो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का ईयर हमारा क्या हो गया, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको बोलेंगे। तो किसी भी व्यक्ति की अगर हमें 18-19 में निकालनी है कि इसकी निवास स्थिति कैसी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में ये दोनों शर्तें हमें चेक करनी होंगी, कंडीशन
चेक करनी होंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम, यानी 365 डेज होते हैं टोटल हमारे 1 ईयर में, उसमें से 182 डेज अगर इंडिया में वो रहा है तो उसे क्या माना जाएगा, हमारे देश का रेसिडेंशियल माना जाएगा, निवासी माना जाएगा। ठीक है, सब एक कंडीशन तो ये हो गई। तो सबसे क्या कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, 182 डेज रहा हो या मोर देन या इक्वल टू या मोर, वो कहाँ रुका हो, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहा हो इंडिया में। ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा, रेसिडेंशियल माना जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है ही शी इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है, जो अभी हमने बताया था आपको, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एक कंडीशन तो ये है, अगर ये फुलफिल नहीं कर लिया, मान लीजिए 182 डेज वो नहीं रुका है, तो आपको फिर क्या चेक करना होगा कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रुका है या नहीं रुका है। तो ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपको ये चेक करना होगा कि मोर देन 60 डेज रुका हो। ठीक है, मोर देन 60 डेज रुका हो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और अगर आपने ये देख लिया कि मोर देन 60 डेज है, ये वाली कंडीशन हो रही है, फिर एक चीज़ आपको और चेक करनी होगी कि वो जो है रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर के जो इसके ठीक पहले के 4 साल है, इमीडिएट प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इमीडिएट प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर 1920 है, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा आपका 1819। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो गया 1918। पहले सबसे पहले आपने चेक किया कि 1819 में वो बंदा कितने दिन रहा है इंडिया में, देखा आपने 182 डेज रह रहा है, यानी कि ये रेसिडेंट है। ठीक है, फिर आपने देखा क्या, बाई चांस अगर ये 182 डेज रह रहा है तो रेलेवेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो ही जाएगा। और अगर 182 डेज नहीं रुका है वो किसी कारण से, तो फिर आपको क्या दूसरी कंडीशन चेक करनी होगी, क्या चेक करनी होगी कि 1819 में वो 60 डेज रुका हो इंडिया में। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि 60 डेज रुका है, तो इसके साथ एक और कंडीशन है कि रिलेवेंट ईयर के इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 ईयर आपको चेक करने होंगे, इसके ठीक पहले के 4 साल चेक करने होंगे, और उन 4 साल को मिलाकर 4 ईयर्स को मिलाकर 365 टोटल 365 डेज जो है इंडिया में रुका हो। तो दूसरी कंडीशन क्या बन गई हमारी, 60 प्लस 60 से तो मोर हो, ठीक है, 60 से मोर हो या इक्वल हो, प्लस कौन सी हो गई 365। ठीक है, 365 इन क्या है 4 प्रीसीडिंग ईयर, 4 प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर, यहाँ पी से मतलब यहाँ प्रीसीडिंग है ईयर। ठीक है, यहाँ पी से मतलब प्रीवियस ईयर था, यहाँ प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। ठीक पहले के 4 सालों में आप देखेंगे कि वो 365 डेज रह रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट, यानी वो हमारे देश का निवासी नहीं है इस ईयर में, तो उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब टैक्स कैलकुलेशन का भी एक अलग क्राइटेरिया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये सीखना है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहले 2 कंडीशन कौन से हो गए हमारे, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज, ठीक है, और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई तब तो ठीक है, इसने हो गया, आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बाई चांस वो 182 डेज नहीं रुक पाया इंडिया में, 100 डेज ही रुक रहा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में,
तो अब आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी होगी कि वो फुलफिल कर रहा है नहीं कि कर रहा है, ठीक है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको पहले क्या देखना है, 60 डेज़ कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ है या नहीं है इंडिया में। हाँ है। जब आपने ये देख लिया है तो अब आपको देखना है कि ठीक पहले के 4 सालों में से सारे टोटल मिला के वो 365 डेज़ रुका है इंडिया में या नहीं रुका है। अगर रुका है तो यानी कि ये कंडीशन आपकी फुलफ़िल हो रही है तो वो रेसिडेंट होगा, और नहीं फुलफ़िल हो रही है तो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो अभी आपके ये 2 कंडीशन है, ये भी आपके इन 2 कंडीशन, ये तो आपके जो कंडीशन है ये इनको हम बेसिक कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अलग से 2 कंडीशन दिए हैं इनको हम एडिशनल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन जब फुलफ़िल होगी तो रेसिडेंट और अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। जब हमें ये पता चल जाएगा कोई पर्सन रेसिडेंट है तो अब हमें ये चेक करना होता है कि वो ROR है या कि RNOR है। तो इसके लिए अलग से ये 2 एडिशनल कंडीशन है, ठीक है। ये अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, पहले आप ये 2 कंडीशन अच्छे से समझें। ये क्या है, एडिशनल कंडीशन है और ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे तो 182 डेज़ हम गिनना हो या कोई भी डेज़ गिनना हो तो जो व्यक्ति जिस दिन भारत आया हो उसे भी हम काउंट करेंगे और जिस दिन गया हो उसे भी करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइम आया हो, शाम के टाइम आया हो, सुबह के टाइम आया हो, रात के टाइम आया हो, इस तरह से किसी भी टाइम वो गया हो तो इन दोनों डेज़ को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में वो कहीं भी रहा हो, कभी ऐसा हो सकता है 10 दिन मुंबई में रहा हो, 10 दिन कलकत्ता में रहा हो, 40 दिन दिल्ली में रहा हो, ठीक है। बिजनेसमैन है तो पूरी जगह घूमता रहेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहा हो, इस चीज़ को हमें नहीं ध्यान में रखना है। बस ये ध्यान में रखना है कि वो इंडिया में, कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर में कितने दिन में रहा है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन, अब देखिए पॉइंट है जो इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, डेज को गिनने में। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट SSC शुड स्टे द सेम प्लेस, मतलब एक ही जगह रहा हो या अलग अलग जगह रहा हो, इसको ध्यान में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट स्टे शुड बी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम विच मीन इट शुड बी ऑन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये भी नहीं ये इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है कि वो सेम प्लेस में रहा हो, ठीक है। अलग अलग प्लेस में भी रह सकता है, ठीक है। कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट, कई स्टेट्स में रह के मिला के सभी को मिला के 182 डेज़ हो रहे हैं या 60 + 365 डेज़ हो रहे हैं तो उसे हम मानेंगे रेसिडेंस, ठीक है। और दूसरी बात है रेगुलर रहा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए पहले वो 30 डेज़ आके रहा, ठीक है, फिर चला गया अपने कंट्री, दूसरी कंट्री चला गया, फिर 30 डेज़ आके रहा हो 1 महीने के बाद, तो फिर वो चला गया हो कहीं और। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे रहा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना जो प्रीवियस ईयर आपका 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक होगा, इस टाइम पीरियड में वो अपनी फुलफ़िल कर रहा हो 182 डेज़ की कंडीशन या फिर 60 + 365 डेज़ की कंडीशन, ठीक है। टेरिटोरियल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एयर स्पेस विच इज़ अप टू 12 नॉटिंगल मील्स, ठीक है। तो आपको इंडिया की बाउंड्री में जो इंडिया में जो आपकी वाटर है, आपका जो आप एयर स्पेस है, एयर जैसे कि आप कह सकते हैं हवाई जहाज़ में हो या जहाज़ों पर हो, तो इन सभी को इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। आप जानते हैं कि इंडिया का जैसे ये बाउंड्री है, इंडिया की ये बाउंड्री है, मान लीजिए इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। ये जैसे इंडिया की आपकी ये बाउंड्री है, ठीक है, इस तरह से इंडिया है। मान लीजिए उतनी अच्छी हमें ड्राइंग आती नहीं है, मैप हमारा अच्छा नहीं बना है, ठीक है। आप ये मान लीजिए ये इंडिया की बाउंड्री है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हमारी बाउंड्री है इसके 12 नॉटिंगल मील्स तक, इसके बाहर जो 12 नॉटिंगल मील्स का एरिया है, इसके चारों तरफ, ये क्या है, पानी से है ना, इसमें जो है पानी है,
और इसमें जो है आप एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इन सब चीज़ें, तो इसको भी इंडिया की जो है बाउंड्री में माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जहाज़ में है, इस एरिया में है, इतने दिनों तक आप देखते हैं जहाँ मर्चेंट लोग हैं जहाज़ में क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी जो है बिजनेस करते हैं, ठीक है। जो आप देखते होंगे वो शिप में अपना सामान बिजनेस में इधर उधर ले जाते हैं। तो जो है आपको ये ध्यान रखना है, टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। जो आपके इंडिया की जो है सीमा के बाहर ये जो वाटर होगा, यहाँ पे वाटर होगा 12 कहाँ तक, 12 नॉटिंगल मील्स तक। और या फिर स्पेस के जैसे कि आप हवाई जहाज हो या उसमें भी अगर वो रहा हो तो उन डेज को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। व्हेन एनी पर्सन विजिट्स इंडिया देन देयर कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया विल बी काउंटेड थ्रू देयर फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति भारत आएगा विजिट के लिए तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस को माना जाएगा इंडिया में। एंड दिस फिजिकल प्रेजेंस विल बी काउंटेड ऑन द हावरली बेसिस, ये हावरली बेसिस पे भी काउंट किए जाएंगे। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज वाइल कैलकुलेटिंग देयर फिजिकल प्रेजेंस then the day on which he comes to in India and the day on which he leaves India shall be taken into consideration while calculating the residential status। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस है उस दिन इंडिया में, तो उसे उस दिन को हम काउंट करेंगे, ठीक है। उस दिन वो इंडिया में जिस दिन आया हो उसे भी काउंट करेंगे और जिस दिन इंडिया से जा रहा हो उसे भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डेज की काउंटिंग पे आ गई। तो हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि वो सेम प्लेस पे रुका हो, बस इंडिया की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, फिर वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गया हो, ठीक है, कितनी बार भी गया हो। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोई ज़रूरी नहीं वो रेगुलर बेसिस पे 180 डेज रेगुलर रहा हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ब्रेक ले लेके रहा हो, आया हो, गया हो, पर आपको ये देखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक उसने वो 182 डेज़ की कंडीशन या फिर 60 + 365 डेज़ की कंडीशन फुलफिल की हो, उन दोनों में से एक भी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अभी हमने सिर्फ आपको ये बताया कि हम ये कैसे निकालेंगे, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और ये एडिशनल कंडीशन हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। अब एक इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो और आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड द ROR विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए, सपोज मिस्टर नायर हु इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कहाँ के हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हु वेंट टू अनदर कंट्री इन अक्टूबर, अक्टूबर कहा जा रहा है, ये अक्टूबर 2018 में कहाँ गए, दूसरी कंट्री में गए। ही हैड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अब ये 2018 दिया यानी कि 2018-19 इनका फाइनेंशियल ईयर है, वो इस ईयर में, यानी ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। कितने दिन हमारे रहे, फॉर द पीरियड 250 डेज रहे, ठीक है। ये बताया जा रहा है 250 डेज हैं भारत में रहे, ठीक है। तो अब ये पता करना है कि ये हमारे रेसिडेंट हैं या नहीं है। तो हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 18-19, डेज कितने बताए गए, 250 डेज रह गए। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, 182 डेज, ठीक है। तो ये इसको फुलफिल कर रहे हैं, ये 182 डेज से मोर देन है, ठीक है, फुलफिल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे रेसिडेंट हो गए, ठीक है। अब हम अभी आपको इसके आगे नहीं बताएंगे क्योंकि हमने आपको अभी और कंडीशंस जो एडिशनल कंडीशंस नहीं बताई हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इसको हम हटा के फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 18-19 है। मान लीजिए हमारा ईयर क्या है, कोई पर्सन है, राम है, ठीक है, 18-19 में कहा जा रहा है कि वो 100 डेज जो है रहा है इंडिया में, 100 डेज रहा है, ठीक है, 100 डेज रहा है, ठीक है, 18-19 में। और ये कहा जा रहा है ये जो है इसके पहले के साल में, जो इसके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो है, इससे पहले के जो ईयर्स हुए जैसे कि 17, 18, 16, 17, इन सभी में फुल ईयर आप ये रहे हैं, मतलब पूरे साल इंडिया में रहे हैं,
पूरे साल इंडिया में रहें, ठीक है, पूरे साल इंडिया में रहें। बस जो आपका 18-19 है इसमें ये 100 डेज़ की टाइम पीरियड तक ये कहाँ रहे हैं, इंडिया में रहे। अब इनकी निकालनी है कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पहली कंडीशन क्या थी, 182 डेज़, ठीक है। तो ये 182 डेज़ तो रहे नहीं है। अब हम, ठीक है, हमें क्या निकालना है, 19-20 की इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालनी है। तो 19-20 की रेसिडेंशियल स्टेटस को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके प्रीवियस ईयर को हम लेते हैं। प्रीवियस ईयर हमारा इसका क्या है, 18-19। अब 18-19 में हमने क्या देखा, केवल ओनली 100 डेज़ ये रह रहे हैं, यानी कि 182 डेज़ की कंडीशन इन्होंने फुलफ़िल नहीं की है। अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में हमारा क्या था, 60 डेज़ को ले रहे थे। तो 60 डेज से तो मोर है हमारे 100। अब ये 60 डेज़ को तो फुलफ़िल कर रहा है, इसके साथ में एक और कंडीशन हमें फुलफ़िल करनी है, क्या, 365 डेज़ रहा हो, कितने में, प्रीसीडिंग, इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको बताया था कि इसके पहले के जितने भी हैं कई साल से वो रह रहे हैं या पूरे पूरे साल रहे हैं, बस इस ईयर में 100 डेज रहे, यानी कि तो इसको इन सभी को मिला के 365 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं, यानी कि ये हमारा ये क्या है, सेकेंड कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे रेसिडेंट हो गए, ठीक है, इंडिया में रेसिडेंट हो गए। कोई भी व्यक्ति जो हमारे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, इंडिया में रेसिडेंट मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और आज अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए कोई पर्सन है, फॉरेन का पर्सन है, ठीक है, कोई भी आप प्लेयर ले लीजिए, मान लीजिए आप किसे लेंगे, जैसे मान लीजिए मलिंगा को आप लीजिए, श्रीलंका के प्लेयर हैं ये, मलिंगा को लिया आपने, श्रीलंका के हैं ये, ठीक है, श्रीलंका के हैं ये प्लेयर हैं, आपने मलिंगा को ले लिया, ठीक है। इनके बारे में लिखा है क्वेश्चन में कि ये 2011-12 से लेके हर साल 100 डेज़ रुकते हैं इंडिया में, हर साल। यहाँ ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करके हर साल रुक रहे हैं, मतलब हर साल का इनका रिकॉर्ड है, ये हर साल 100 डेज़ के लिए इंडिया में आते हैं। तो अब इनकी आपको क्या निकालनी है, रेसिडेंशियल स्टेटस कब निकालनी है, 2019-20 में इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालनी है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है 1920 का प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, 18-19। तो ये 18-19 में कितने डेज़ रुके हैं पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। 18 और 19 में ये कितने डेज़ के लिए इंडिया में रुके, स्टे लिया इन्होंने 100 डेज़ का, ठीक है। तो हम दो कंडीशन जो है हमारी, पहली कौन सी है, 182 डेज़ की, देखेंगे फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। 100 डेज़ यानी लेस है 182 डेज़ से, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है फुलफ़िल नहीं हो रही है, फुलफ़िल नहीं हो रही है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी, 60 डेज़ की। तो आप देखेंगे कि जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में ये 60 डेज़ इनका स्टे इंडिया में है या नहीं है। तो आपने चेक किया, हाँ 60 डेज़ तो आपके कवर हो रहे हैं, 60 डेज़ कवर हो रहे हैं। अब इसके साथ में एक और कंडीशन थी कि रिलेवेंट जो आपका प्रीवियस ईयर है इसके ठीक इमीडिएट प्रीवियस 4 ईयर्स, इमीडिएट प्रीवियस 4 ईयर्स को लेना है और उसमें ये देखना है उन सारे 4 ईयर्स को मिला के क्या कितने की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 365 डेज़ की, ठीक है, 365 डेज़ की। तो अब जब इसके ठीक पहले के 4 साल आप देखोगे, ठीक है, इसके ठीक पहले के 4 साल क्या होगा, 17-18, एक सेकेंड जो है आप होल्ड करिएगा। ठीक है, तो आप जो है इसके पहले के ठीक सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, 18-19 तो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है,
रिलेवेंट। अब इसके हमने इसमें देखा कि 60 डेज़ की हमारी, एक मिनट ये ऊपर रफ कर दें, ठीक है, 60 डेज़ का हमारा जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इसमें, इस रिलेवेंट। अब इसके ठीक पहले के 4 साल हमें देखने हैं, ठीक है। 17 18 हो गया, फिर ये हो गया आपका 16 17, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 15 16 15 16 और 14 15, ठीक है। ये 4 साल में आपको चेक करने हैं कि ये कितने दिन रहे। तो 100 डेज़ यहाँ पे रुके, ठीक है, 100 डेज़ इस साल भी रुके हैं, ठीक है। 100 डेज़ यहाँ भी रुके हैं, 100 डेज़ यहाँ भी रुके हैं, ठीक है, और 100 डेज़ यहाँ भी रुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 11 12 से लगातार जो है हर साल वो 100 डेज़ के लिए रुक रहे हैं। तो ये हर साल आ रहे हैं 100, तो इन सभी को मिला के हमारे कितने हो गए, 400 डेज़, ठीक है। तो 400 डेज़ ये स्टे किया है इन्होंने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएट 4 ईयर्स में। तो हमें कितना फुलफिल करना था, 365, ठीक है। तो 365 होना चाहिए या फिर मोर होना चाहिए। तो 400 इससे मोर है, यानी कि हमारी सेकेंड कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं। तो ये हैं तो फॉरेनर, देखा आपने मलिंगा हैं तो फॉरेनर, लेकिन ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस की क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन को। तो उन डेज में जो इनकम ये यहाँ से जनरेट करके ले जाएंगे उस पर इनसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट करते हैं कि हम किसी पर्सन की इनकम पर टैक्स हमें लगाना है या नहीं लगाना है, इस चीज़ को पता करने के लिए, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप डेज को ले लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। कोई पर्सन है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिस्टर ए बी ए फॉरेन सिटीजन ऑफ, जो है मिस्टर ए बी क्या है, एक फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ हमने 100 डेज लिया था, हम यहाँ पे आपको 90 डेज दे रहे हैं। कोई फॉरेनर है ए बी, मिस्टर ए बी है, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मिस्टर ए बी है, ये फॉरेनर है और ये इंडिया में हर साल जो है 90 डेज़ के लिए आते हैं, हर साल 90 डेज़ के लिए आते हैं। और ये कब से आ रहे हैं, 2001 से लेके 2001-2 से लेके ये लगातार हर साल 90 डेज़ जो है इंडिया में आते हैं। तो इसकी इनकी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करनी है 2019-20 के लिए, ठीक है। ये रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट, केवल आप अभी इतना पता करिए, ठीक है। तो आज आपने क्या कंडीशन पढ़ा, सिर्फ आपको हमने आज 2 बेसिक कंडीशन पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेसिक, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो 2 बेसिक कंडीशन पढ़ाए थे वो यहाँ पे हैं, ये है और ये है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, एक रेसिडेंट होता है और दूसरा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पता करने के लिए हमें इन 2 कंडीशंस को ध्यान रखना है। पहला, इन इंडिया में कितना होना चाहिए, मोर देन या फिर इक्वल टू 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर, या फिर इसको आप कह सकते हैं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें जो है 182 डेज से के बराबर या इक्वल इंडिया में रुका हो वो बंदा, ठीक है। पहले ये कंडीशन चेक करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडिया में या तो वो 60 डेज रहा हो, ठीक है, 60 डेज या मोर देन, ये आप चेक कर लेंगे कि 60 डेज है। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन इसी के साथ में लगी हुई है कि 365 इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, ठीक है, या 4 फाइनेंशियल ईयर। तो जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके ठीक पहले के 4 फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर में आपको चेक करना है कि चारों साल में मिलाकर वो 365 डेज इंडिया में रुका हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल होगा, ठीक है, तो इन दोनों में से अगर कोई एक फुलफिल होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, ठीक है।
इन दोनों में से चाहिए, या फिर अगर दोनों भी कंप्लीट करता है तो भी रेसिडेंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने दोनों फुलफिल कर ली कंडीशन तो वो रेसिडेंट नहीं होगा। या तो एक या तो दोनों फुलफिल कर ली तो रेसिडेंट होगा, और इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो जो है हमने बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझाने का। अब आप भी जो है इस वीडियो को पॉज करके बार बार जो है फॉरवर्ड करके आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और हमसे पूछिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और तो अगर आप कमेंट करिएगा तो हम कमेंट के देख लेंगे, तो हम आप जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करिए, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए। ठीक है, तो जो है ताकि हमें अगर अच्छा लग रहा है तो हमें और भी अच्छे इस तरह से और भी आगे सब्जेक्ट्स के हम सोच रहे हैं थर्ड ईयर के जो है कंपनी अकाउंट्स भी जो है करें स्टार्ट इसमें। पर जब हमें आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ही हम जो है आगे के लिए प्रयास करेंगे। तो जो है आप जो है अगर अच्छा लगे तो भी रिस्पांस करिए, ना अच्छा लगे तो भी रिस्पांस करिए, तो हमें पता चले, इंस्पिरेशन मिले, और अगर कोई कमी है तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक न्यूज़ आपको और देनी थी कि आप जो भी बच्चे हमारे साथ बीकॉम के या यूनिवर्सिटी वाले जुड़े हुए हैं उनको ये बता दें कि आपकी जो है संभवतः आपके विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स मार्क्स के बेसिस पे। ओके, तो आप अपनी नेक्स्ट ईयर की क्लास की पढ़ाई अपना आप बुक्स ले लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं जो आपके ईयर से रिलेटेड हो, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है, अभी थर्ड ईयर वालों के लिए स्टार्ट नहीं किया। जब हमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बच्चों की तरफ से तो हम ज़रूर थर्ड ईयर का भी जो है कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट इस पर कर देंगे। और जो भी बच्चे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं हमारे एसएस मेमोरियल महाविद्यालय के बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे तो कि हमने आप लोगों के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। पूरे साल हम आप लोगों के लिए हर तरह से सुविधाएं करते हैं। तो आपसे जो है ये हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आसपास के बच्चे हों 12th के जिन्होंने अभी पास किया है, रिज़ल्ट आ चुका है, जो आप लेना चाहते हो, कॉमर्स से पढ़ना चाहते हो, और उन्हें आप जो है एडमिशन कराइए हमारे विद्यालय में। और उनके लिए हम हर तरह की सुविधा, आप जानते ही आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको सभी को पता है कि जो है आपके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आप उनको लाइए, और जो भी बच्चे आप एडमिशन लेना चाहें तो आप लोगों के पास हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके बताइए। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी एडमिशन की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।